स्वैप दिस साइड। सो अब हम ये वाला सेकेंड इंटरनल का पार्ट 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 1 अपलोड का। पार्ट 1 के बाद अब ये है पार्ट 2, जिसमें हम बचे हुए 4 5 6 7 8 4 5 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मेरा गला थोड़ा ख़राब है, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अ बिट स्लो एंड दैट्स व्हाई दैट डिस्क्राइब्स द फॉर क्वेश्चन विदाउट एनी। अगर आपने नहीं देखे मेरे बाकी के वीडियोस तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। मॉर्फोलॉजी बतानी है हमको परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की। सो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर इट इज एज फॉलोज। परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जैसे कैनाइन है, कैनाइन को हम कस्पिड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीमोलर आते हैं, तो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इनको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड। 4 डेवलपमेंटल लोब्स देखने को मिलते हैं कस्पिड, तो बाइकस्पिड होता है। और ऑल्सो क्या होता है, और हमको 4 डेवलपमेंटल लोब्स देखने को मिलते हैं। 4 डेवलपमेंटल लोब्स आर देयर, तो मीजियल लोब, डिस्टल लोब, लिंगुअल लोब, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बक्कल। कौन कौन से लोब देखने को मिलते हैं, मीजियल लोब, डिस्टल लोब, 4 लोब्स है। आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, तो मैंने इनको शॉर्ट समराइज कर दिया है इनको, ताकि आपको इजीली आप लिख सके एग्जाम में। लाइक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरी एंड वो एक कोई ना आपको याद भी नहीं रहती है, और वो बेसिकली केओस क्रिएट कर दिया। तो इससे बेटर है आई जस्ट रोट अ फ्यू पॉइंट जिसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर जो है इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के 4 डेवलप, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर बाइकस्पिड बोलते हैं। इसके 4 डेवलपमेंटल लोब्स होते हैं, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बक्कल। मीजियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बक्कल, मीजियल, डिस्टल, वो विच आर द 4 कस्प होते हैं, 4 डेवलपमेंटल लोब्स होते हैं। 4 डेवलपमेंटल लोब्स होते हैं मीजियल, डिस्टल, मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल, बक्कल। ऐसे करते हैं कैनाइंस को टीयरिंग में। तो प्रीमोलर क्या करते हैं, कैनाइंस को हेल्प करते हैं कि वो फिर उसको टीयरिंग में हेल्प करते हैं। मोलर को हेल्प करते हैं, मोलर को असिस्ट करते हैं ग्राइंडिंग में। कैनाइंस को असिस्ट करते हैं टीयरिंग में, और मोलर्स को हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग में। क्रोनोलॉजी, अभी सीधा क्रोनोलॉजी। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन कितना होता है, 1.5 से 1.75 ईयर्स। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन 1.5 से 7.5 ईयर। हमने जब हमारे पिछले वीडियो में जब हमने इंसाइजर पढ़ा था, तो इंसाइजर में हमने अराउंड 5 मंथ्स IUT पढ़ा था। और उसके अलावा सेंट्रल इंसाइजर, अभी इसका हम फर्स्ट प्रीमोलर का फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन हमको 1.7.5 ईयर्स पर देखने को मिलता है। इनेमल कब कंप्लीट हो जाता है, 5 से 6 साल के। और इरप्ट कब होते हैं, ये परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। तो परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हमारे इरप्ट होते हैं 10 से 11 साल की एज पे, 10 से 11 साल की एज पे। और रूट कंप्लीट हो जाता है इनका 12 से 13 पर, इरप्ट हो जाते हैं 10 से 11 साल की एज पे। कब इरप्शन होता है, इरप्शन उनका इरप्शन अकर्स एट 10 to 11 ईयर्स ऑफ एज। रूट कंप्लीट हो जाती है 12 से 13, रूट हो जाती है कंप्लीट इनके 12 से 13 ईयर्स की एज पे। उसके अलावा हमें क्राउन लेंथ, रूट लेंथ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो क्राउन लेंथ कितनी होती है इसकी, 8.5 mm। रूट लेंथ होती है इसकी 14 mm। क्राउन लेंथ इज 8.5 mm, रूट लेंथ जो है वो 14 mm। बक्कल एस्पेक्ट देखें तो ओनली बक्कल का देखना, बक्कल एस्पेक्ट से देखें तो क्राउन लेंथ आपको याद रखना है कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, व्हाट इज द क्राउन लेंथ ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, दैट इज 8.5 एंड द रूट लेंथ इज 14 mm। 8.5 एंड 14 mm बक्कल एस्पेक्ट। तो बक्कल एस्पेक्ट पे आपको केवल बक्कल कस्प देखने को मिलता है। बक्कल एस्पेक्ट पे देखोगे तो बक्कल कस्प देखने को मिलता है। बक्कल कस्प जो है वो स्लाइटली डिस्टल होता है मिडलाइन की तरफ, बक्कल कस्प थोड़ा मिडलाइन की तरफ देखने को मिलता है। मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया मिडल थर्ड पे होता है, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया वो मिडल थर्ड पे होता है। और कॉन्केविटी जो है वो मीजियल आउटलाइन की ज़्यादा होती है डिस्टल आउटलाइन से। और बक्कल रिज देखने को मिलते हैं, बक्कल रिज देखने को मिलते हैं। बक्कल रिज जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बक्कल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो बक्कल कस्प देखने को मिलता है, थोड़ा मिडलाइन की तरफ होता है। दोनों दो कॉन्टैक्ट एरिया दोनों ही मिडल थर्ड पे होते हैं। कॉन्केविटी मीजियल की ज़्यादा होती है, बक्कल रिज देखने को मिलती है। आई होप यू गॉट इट। एंड मीजियो बक्कल कस्प एंड डिस्टो बक्कल जो कस्पाइल स्लोप है वो देखने को मिलते हैं हमको। आपको यहाँ से कस्प एक ही दिखेगा, ओनली बक्कल कस्प सीम। लेकिन जो आपको स्लोप है तो स्लोप आपको दोनों दिखेंगे, मीजियो बक्कल कस्प और डिस्टो बक्कल कस्प। डिस्टो बक्कल कस्पल स्लोप दोनों तरफ के जो आपको स्लोप देखने को मिलेगा। मीजियो बक्कल थोड़ा बड़ा लॉन्गर दिखेगा और डिस्टो बक्कल थोड़ा सा छोटा दिखेगा। और डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन आर सीन मीजियल एंड डिस्टल टू द बक्कल रिज। बक्कल रिज के अराउंड आपको डेवलपमेंटल डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। बक्कल रिजेस जो हमने बोला था, बक्कल रिजेस बक्कल साइड है, बक्कल रिजेस देखने को मिलती है। तो बक्कल रिजेस में दो डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी देखने को मिलते हैं, मीजियल एंड डिस्टल। तो बक्कल रिज के मीजियल डिस्टल साइड पे आपको डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बक्कल रूट विजिबल होती है, ऑल्सो वी हैव द बक्कल रूट विजिबल। बक्कल रूट देखने को मिलती है आपको। लिंगुअल एस्पेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है लिंगुअल एस्पेक्ट। लिंगुअल एस्पेक्ट में हमारे पास बोथ लिंगुअल बक्कल कस पे लिंगुअल साइड से आप देखोगे, लिंगुअल साइड बोल सकते हो या फिर आपको पैलेटल साइड बोल सकते हो। तो पैलेटल या लिंगुअल साइड से आपको दोनों कस्प देखते हैं, आपको पैलेटल कस या लिंगुअल कस भी देखने को मिलता है,
बक्कल कस्प पे देखने को मिलता है। बक्कल कस्प थोड़ा बड़ा दिखता है, लिंगुअल कस्प जो है वो छोटा दिखता है, भले वो आप लिंगुअल साइड से देख रहे हो। लिंगुअल कस्प जो है लिंगुअल साइड पे लिंगुअल रिज देखने को मिलती है। बाकी फीचर सेम है, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया मिडल थर्ड और मिडल थर्ड पे है, कॉन्केविटी मीजल आउटलाइन ज़्यादा होती है, डिस्टल आउटलाइन से ऑल द फीचर्स आर सेम। उसके अलावा लिंगुअल रूट देखने को मिलती है लिंगुअल साइड पे। देखो बक्कल साइड पे आपको जो रूट है वो बक्कल रूट, बक्कल साइड पे जो रूट दिखती है वो बक्कल रूट है। लिंगुअल साइड पे आपको कौन सी दिखती है, लिंगुअल रूट दिखती है, और कुछ पार्ट जो है आपका बक्कल रूट इज ऑल्सो सीन। सो आपको रूट देखने को मिलती है, आपको लिंगुअल तो रूट तो दिखती है, साथ में थोड़ा सा पार्ट आपको बक्कल रूट का भी देखने को मिलता है। रेस्ट पैरामीटर सेम है। फिर उसके बाद हम आते हैं मीजियल एस्पेक्ट। मीजियल एस्पेक्ट जो है, मीजियल एस्पेक्ट बोथ लिंगुअल एंड बक्कल कस्प आर सीन। मीजियल एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो मीजियल एस्पेक्ट में बोथ लिंगुअल और बक्कल एस्पेक्ट बोथ लिंगुअल और बक्कल कस्प प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल कस्प भी होगा, बक्कल कस्प भी होगा। और द टिप ऑफ द कस्प जो है विद इन द कॉन्फाइंस रूट फ्रॉम रिजेस। रिजेस कौन कौन से रिजेस देखने को मिलती है, बक्कल रिज, लिंगुअल रिज। बक्कल और लिंगुअल रिज जो है, बक्कल साइड और लिंगुअल साइड जो रिज है वो हमारे ट्राइंगुलर है। बक्कल एंड लिंगुअल ट्राइंगुलर रिज। हाइट ऑफ कॉन्टूर एट बक्कल, हाइट ऑफ कॉन्टूर एट लिंगुअल। जो आपके हाइट ऑफ कॉन्टूर बक्कल पे होता है, बक्कल पे वो हमारा सर्वाइकल थर्ड पे जाता है, और हाइट ऑफ कॉन्टूर लिंगुअल पे हमारा मिडल थर्ड पे जाता है। मीजल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रुप, मीजल साइड पे मीजल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रुप देखने को मिलते हैं। बक्कल एंड लिंगुअल आउटलाइन होती है स्ट्रेट और सर्वाइकल थर्ड पे होती है, और कर्व होती है अपाइकल वन थर्ड पे। तो टिप ऑफ द कस्प जो है वो कन्फाइन होते हैं रूट ट्रैक में। बक्कल लिंगुअल, बक्कल एंड लिंगुअल रिज देखने को मिलते हैं। रिजेस कौन कौन सी दिखती है, मीजल सरफेस है, बक्कल एंड लिंगुअल ट्राइंगुलर रिज, मीजल मार्जिनल रिज। और दो रूट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी, मीजल साइड से आप देखोगे तो आपको दो रूट्स देखने को मिलेगी मीजल साइड से। एक आपको मीजल साइड से आपको बक्कल रूट भी देखने को मिलेगी, और आपको लिंगुअल रूट भी देखने को मिलेगी। तो बक्कल और लिंगुअल दोनों रूट देखने को मिलती है मीजल साइड से। उसके बाद हमारे पास आता है मीजल डेवलपमेंट। मीजल डेवलपमेंटल डिप्रेशन जो है वो भी देखने को मिलता है रूट पर नियर द सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन नियर हमको मीजल डेवलपमेंटल डिप्रेशन देखने को मिलता है। और रूट पे आपको, मतलब रूट में आप देखोगे ना तो थोड़ा सर्वाइकल लाइन के थोड़ा नीचे कॉन्केविटी टाइप होती है, मीजल डेवलपमेंटल डिप्रेशन बोलते हैं उसको, वो देखने को मिलता है। और डिस्टल साइड से देखोगे तो मीजल साइड से परे अगर आप डिस्टल साइड को देखोगे तो मीजल डेवलपमेंट, जैसे वहाँ मीजल साइड में मीजल डेवलपमेंट ग्रूव था रूट पे, तो यहाँ पे आपको डिस्टल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव जैसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव जैसे था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव नहीं होता है। मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव जैसे हमारे पास था, तो ऐसा हमारे पास डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। रूट साइड पे कोई डेवलपमेंटल डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता। रूट साइड पे अगर आप देखोगे तो रूट साइड पे कोई भी डेवलपमेंटल डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता है आपको। बाकी रेस्ट पैरामीटर सेम है कि दो रूट्स देखने को मिलती है आपको, दो रूट्स है बक्कल और लिंगुअल रूट दोनों साइड से, और मीजियल एस्पेक्ट। एंड उसके अलावा हम डिस्टल एस्पेक्ट देख लिया हमने। एंड उसके बाद हम ऑक्लूजल एस्पेक्ट देखें तो ऑक्लूजल एस्पेक्ट पे क्राउन आउटलाइन जो है वो हेक्सागोनल दिखती है। ऊपर से आप देखो तो हेक्सागोनल क्राउन आउटलाइन दिखती है। दो कस्प देखने को मिलेंगे ऊपर से भी, बक्कल और लिंगुअल कस्प। याद रखिएगा बक्कल साइड से आपको कल बक्कल कस्प दिखता है, और लिंगुअल साइड से आपको लिंगुअल और बक्कल जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा हमें डेवलपमेंटल पिट्स देखने को मिलती है ऑक्लूजल सरफेस से। मीजियल और डिस्टल डेवलपमेंटल पिट्स देखने को मिलती है। 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स देखने को मिलता है। 4 तो हमारे डेवलपमेंटल ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। आप जब ऊपर फोसा देखोगे ना, जब आप ऑक्लूजल सरफेस का आप ऑक्लूजल सरफेस बनाएंगे इसकी, जब आपने कार्विंग की होगी तब ये यू गेट टू नो कि 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर। ऑक्लूजल सरफेस से 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं, और उसके साथ सप्लीमेंटल ग्रूव्स भी होते हैं। जो हमने सप्लीमेंटल ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो बेसिकली आपके परमानेंट में थोड़े कम होते हैं, लेकिन आप अगर वही आप डेसिडुअस में देखोगे तो डेसिडुअस में आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें 4 डेवलपमेंटल ग्रुप्स देखते हैं, और साथ में कोई सप्लीमेंटल ग्रुप नहीं देखने को मिलता है हमको फर्स्ट मैक्सिलरी प्रीमोलर में। तो 4 डेवलपमेंटल ग्रुप कौन से, सेंट्रल ग्रुप, मीजियोबक्कल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियल मार्जिनल। सेंट्रल ग्रुप होता है, मीजियोबक्कल ग्रुप होता है, डिस्टोबक्कल होता है, मीजियल, और कौन सा होता है, मीजियल मार्जिनल ग्रुप। तो विच आर द 4 डेवलपमेंटल ग्रुप विच वी सी फ्रॉम दैट दैट इज द सेंट्रल ग्रुप, मीजियोबक्कल ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, सेंट्रल ग्रुप होता है, मीजियोबक्कल ग्रुप होता है, डिस्टोबक्कल ग्रुप होता है, और कौन सा होता है, मीजियल मार्जिनल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आते हैं 4 कस्पल रिजेस। तो 4 कस्पल रिजेस कौन कौन सी है, डिस्टोबक्कल कस्पल रिज, मीजियोबक्कल कस्पल रिज, मीजियोलिंगुअल कस्पल रिज, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल कस्पल रिज। 4 कस्पल रिजेस देखने को मिलती हैं। 2 मार्जिनल रिजेस कौन कौन सी, बक्कल रिज देखने को मिलती है। बक्कल और ट्राइंगुलर रिज आपको कौन सा देखने को मिलता है, ट्राइंगुलर में बक्कल और लिंगुअल।
ये ट्राइंगुलर शेप की होगी। जो हम ट्राइंगल बनाते हैं ना आपको दो ट्राइंगल, तो बक्कल और लिंगुअल जो है वो हमारे दो ट्राइंगुलर रिजेस देखने को मिलती हैं। बक्कल और लिंगुअल दो ट्राइंगुलर रिजेस, उसके अलावा हमारे पास 4 कस्पल रिजेस देखने को मिलती हैं। तो कस्पल में मतलब कौन कौन से हमारे पास बक्कल और लिंगुअल कस्प। तो बक्कल के भी मीजो बक्कल डिस्टो बक्कल, लिंगुअल का भी मीजो लिंगुअल डिस्टो लिंगुअल कस्प कस्पल रिज, ठीक है। और मार्जिनल तो मार्जिन तो दो ही है, मीजियल और डिस्टल मार्जिन। तो मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, लाइक दैट। उसके अलावा हमें फोसा देखने को मिलता है, मीजियल ट्राइंगुलर फोसा, डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा। उसके अलावा हमको सेंट्रल सल्कस देखने को मिलता है। और 4 डेवलपमेंटल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, सेंट्रल, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रुप्स। और उसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, प्रीमोलर है, याद रखिएगा कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। तो हमने सबसे पहले बक्कल एस्पेक्ट देखा, जो इसका मेन जो बक्कल एस्पेक्ट, और वी से दैट इज हमारा लेबियल सरफेस जो होता है। तो बक्कल सरफेस आपको प्रीमोलर का कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये आपने बनाई इस तरह से, और दिस इज द बक्कल एस्पेक्ट। उसके अलावा हमने इसका लिंगुअल एस्पेक्ट देखा, तो लिंगुअल एस्पेक्ट इस तरह का मिला, buccal aspect, lingual aspect, and buccal aspect, lingual aspect, and then here we have the occlusal aspect। तो occlusal aspect आप देखोगे तो ये occlusal aspect ऊपर का सरफेस आपको इधर देखिए, इधर ये ट्राइंगुलर जो हमने रिजेस बनाई थी। तो ट्राइंगुलर रिज हमने बक्कल ट्राइंगुलर रिज और डिस्टल जो हमने ट्राइंगुलर मीजियल ट्राइंगुलर रिज और डिस्टल बक्कल ट्राइंगुलर रिज और लिंगुअल ट्राइंगुलर रिज बनाई थी हमने फोसा के इधर। सो ये आप देख सकते हैं रिजेस। और इधर हमने हमारा जो है वो मीजियल एस्पेक्ट, मीजियल सेक्शन देख सकते हैं, क्राउन और रूट, जिसमें मीजियल साइड और डिस्टल साइड आपको दो रूट देखने को मिलेगी। एक तो मीजियल रूट और ये डिस्टल रूट, इस तरह से रूट देखने को मिलते हैं, 2 रूट्स। और डिस्टली भी देखेंगे तो डिस्टली भी आपको 2 रूट देखने को मिलते हैं। एक तो आपकी मतलब वही आपकी आगे की लेबियल रूट, दैट इज द बक्कल रूट, और जो आपकी पैलेटल रूट, बक्कल रूट एंड द लिंगुअल रूट, वो देखने को मिलती है। और उसके अलावा ये वाले हमारे डायग्राम से नॉर्मल, और इसके अलावा ये हमारे पल्प डायग्राम है। तो ये बक्कोलिंगुअल सेक्शन है, पल्प आपको पल्प जिस तरह से पल्प देखने को मिल रहा है, ये बक्कोलिंगुअल सेक्शन, मीजियो डिस्टल सेक्शन है इस तरह से। उसके अलावा ये सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन है। सो दीज आर द क्रॉस सेक्शंस जो ये हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज कंपेयर मैक्सिलरी कैनाइन विद मैंडिबुलर कैनाइन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट मैक्सिलरी कैनाइन और मैंडिबुलर कैनाइन को हमको कंपेयर करना है। तो अगर हम कंपेयर करें मैक्सिलरी कैनाइन और मैंडिबुलर कैनाइन को, तो दे आर एज फॉलोज। So maxillary and mandibular canine are as follows. So let me take you this and see, this is the facial layer maxillary canine और mandibular canine में क्या डिफरेंस है। सो maxillary canine में मीजियल सरफेस पे जंक्शन, इंसाइजर मिडल थर्ड। इंसाइजर जंक्शन कहाँ होता है मीजियल सरफेस का, maxillary canine में इंसाइजर मतलब कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ होता है मीजियल साइड का, इंसाइजर या मिडल थर्ड पे, और मैंडिबुलर कैनाइन में जबकि इंसाइजल थर्ड पे होता है। मैक्सिलरी कैनाइन में मीजियल थर्ड जो है मिडल थर्ड पे होता है, और वो कहाँ होता है इंसाइजल थर्ड पे, मैंडिबुलर कैनाइन पे। डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया मिडल थर्ड पे होता है, और इस पे भी, लेकिन मैंडिबुलर कार्टिलेज में भी, मैंडिबुलर कैनाइन में भी मिडल थर्ड पे होता है। मीजियल एस्पेक्ट में वाइडर फेशियोलिंगुअली, और मैंडिबुलर कैनाइन में देखोगे तो वो नैरो होता है, लॉन्गर होता है। लिंगुअल एस्पेक्ट को देखो तो डीपर लिंगुअल फोसे प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लैट लिंगुअल सरफेस प्रेजेंट होते हैं, मार्जिनल रिजेस प्रेजेंट होती है, प्रोन्यून्स 2 सरफेसेस पैरेलल, और इसमें दो फोर्स देखने को मिलते हैं आपको अच्छे से। सिंगुलम देखो तो सिंगुलम में लार्ज सेंट्रल मीजोडिस्टली एंड जो है ये वाला इसे आपको पैरेलल या साइडली कन्वर्जिंग देखने को मिलेगा। सिंगुलम छोटा होता है और सेंटर डिस्टली। लिंगुअल पिट्स या ग्रूव्स देखोगे तो लिंगुअल पिट्स, सीइंग द लिंगुअल पिट्स एंड द ग्रूव्स। तो आपको मैक्सिलरी कैनाइन में मैक्सिलरी कैनाइन कॉमन, और मैंडिबुलर कैनाइन जो है उसमें आपको कोई देखने को नहीं मिलती। मैक्सिलरी कैनाइन कॉमन एंड मैंडिबुलर कैनाइन नन। एंड ऑल्सो लिंगुअल पिट्स या ग्रूव्स, लिंगुअल पिट्स अगर हम लिंगुअल पिट्स या ग्रूव्स को देखेंगे तो लिंगुअल पिट्स या ग्रूव्स जो है वो कॉमन होते हैं, और नन कॉमन या नन मैक्सिलरी कैनाइन में तो कॉमन होता है, मैंडिबुलर में कोई होता ही नहीं है। एंड इंसाइजल एस्पेक्ट देखिए तो मैक्सिलरी कैनाइन का इंसाइजल एस्पेक्ट मार्क्ड सिमेट्री ऑफ द मीजियल डिस्टल हाफ एंड द मैंडिबुलर कैनाइन का जो है वो लेस सिमेट्री होगी, डिस्टल कस्प जो है वो रोटेटेड होगा। एंड अगेन सीइंग द मैक्सिलरी कैनाइन, तो उसमें कस्प टिप जो है वो लेबियल होगी रूट एक्सिस लाइन के। इंसाइजल इसके प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट देखें तो कस्प टिप जो है वो एट और लेबियल टू द रूट एक्सिस लाइन, और मैंडिबुलर कैनाइन में देखें तो वो कस्प टिप जो है वो लिंगुअल होगी टू रूट एक्सिस लाइन।
सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द मैक्सिलरी कैनाइन एंड द मैंडिबुलर कैनाइन। उसके अलावा ये मैक्सिलरी कैनाइन मैंडिबुलर हम लेबियल एस्पेक्ट हम देखते हैं, तो लेबियल एस्पेक्ट का कंपैरिजन दोनों साइड का। तो देखिए लेबियल साइड का आपको दोनों साइड का कंपैरिजन एक एक डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो ये देखिए मैक्सिलरी कैनाइन हमने वो इस तरह से ड्रॉ किया ये, और ये रहा मैंडिबुलर कैनाइन, दोनों का लेबियल एस्पेक्ट इस तरह से है कुछ। एंड ये हमारा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स। अब 4th 5th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स। इसमें आपको इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ डेंटिन और सीमेंटम और इनामल सीमेंटम और डेंटिन की इंक्रीमेंटल लाइन पे नोट लिखना है। तो इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर, तो वॉन एबनर इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर अपीयर होती है फाइन लाइन की तरह वो क्रॉस सेक्शन में जो हमें राइट एंगल ऑफ द डेंटिनल ट्यूब्यूल, जब डेंटिनल ट्यूब्यूल डेंटिन जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होता है, तो डेंटिनल में जो इंक्रीमेंटल पैटर्न ग्रोथ होती है ना, तो वो बेसिकली इंक्रीमेंटल लाइन्स होती है वॉन एबनर जो हमें डेंटिन में देखने को मिलती है। अपीयर एज फाइन लाइन्स जो क्रॉस सेक्शन आर सीन एट राइट एंगल टू डेंटिनल ट्यूब्यूल के राइट एंगल पे वो मार्क करते हैं। ये क्या बताते हैं कि एक रिदमिक जो डेंटिन का फॉर्मेशन है वो हमारा रिदमिक पैटर्न में, एक मतलब रिदम एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक फॉर्मेशन उसमें मैनर में फॉर्मेशन हुआ है डेंटिन डिपोजिशन, एंड लाइकवाइज रिफ्लेक्ट करता है वेरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड मिनरलाइजेशन जो अकर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटिन, दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन। दे रिप्रेजेंट द डेली पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, डेली मतलब रिदमिक मतलब डेली पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ डिपोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच इंक्रीमेंटल लाइन का डिस्टेंस कितना होता है इज अबाउट 6 माइक्रोमीटर इन क्राउन में ईच माइक्रोमीटर जो है इंक्रीमेंटल लाइन का डिस्टेंस है 6 माइक्रोमीटर होता है ऑलमोस्ट। सिंस डेंटिन का डिपोजिशन थोड़ा स्लोअर होता है रूट में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आप दोनों का डेंटिन का डिपोजिशन देखोगे तो रूट में कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉल डिपोजिशन होता है। ये लाइन्स जो है वो अकर फ्रीक्वेंटली एंड आर सेपरेटेड, दीज लाइन्स अकर फ्रीक्वेंटली, ये लाइन थोड़ी फ्रीक्वेंटली होती है एंड आर सेपरेटेड। So these are the incremental. So these are the incremental line of von Ebner. So enamel here we have the enamel के बाद हमारे पास आएगा डेंटिनो एनामल जंक्शन। एनामल के बाद हमारे पास डेंटिनो एनामल जंक्शन, हियर वी हैव द डेंटिन, एंड डेंटिन में हमको क्या देखने को मिल रहा है इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो डेंटिन का फॉर्मेशन है वो रिदमिक पैटर्न में हुआ है। सो दे मार्क द रिदमिक पैटर्न ऑफ डेंटिन का फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है कि स्ट्रक्चर मिनरलाइजेशन हो रहा है डेंटिन के फॉर्मेशन में। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेली पैटर्न डिपोजिशन, डिस्टेंस बिटवीन ईच इंक्रीमेंटल लाइन जो है वो 6 माइक्रोमीटर का होता है। सिंस डेंटिन का जो डिपोजिशन है वो स्लोअर होता है रूट में, ये लाइन्स जो है वो फ्रीक्वेंटली और सेपरेटेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ, हमने देख ली वॉन एबनर। ये इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर हमारे किसके लिए थी इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर हमारे डेंटिन के लिए थी वॉन एबनर। सो इंक्रीमेंटल ऑफ वॉन एबनर, इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ वॉन एबनर दे वर फॉर द डेंटिन। उसके बाद हमारे पास वॉन एबनर के बाद हमारे पास आती है इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ सॉल्टर। इंक्रीमेंट ऑफ सॉल्टर ये हमारे इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ सॉल्टर, क्योंकि हमने देखा एनामल में हम पढ़ते इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजियस, डेंटिन में हम पढ़ते इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर, और हमने पढ़ रहे सीमेंटम में क्या है हमारे पास, सीमेंटम में हमारी जो इंक्रीमेंटल लाइन होती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ सॉल्टर। सो सीमेंटम ग्रोज बाय अपोजिशन ऑफ न्यू लेयर, सीमेंटम ग्रो करता है बाय अपोजिशन ऑफ न्यू लेयर्स। दिस प्रोसेस ये थोड़ा दिस प्रोसेस जो है वो सीम्स टू इंटरप्ट परमानेंट मार्क्स सिमिलर टू द रेस्टिंग सेल्स लाइन्स ऑफ वो। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि सीमेंटम जो है वो अपोजिशन वे में ग्रोथ करता है एंड ऑफ न्यू लेयर्स अपोजिशन में ग्रो करता है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सीम्स टू इंटरप्ट परमानेंट मार्क्स सिमिलर टू द रेस्टिंग सेल्स। ये लाइन्स ऑफ बोन्स जो है वो स्टेन करते हैं पार्टली विद हीमेटोजाइलिन एंड इओसिन। ये इंक्रीमेंटल लाइंस जो है देखने को मिलते हैं बोथ टाइप ऑफ सीमेंटम, दोनों टाइप के ए सेल्यूलर और फाइब्रस सीमेंटम और एक सेल्यूलर और सेल्यूलर दोनों टाइप के सीमेंटम में देखने को मिलते हैं बोथ टाइप ऑफ सीमेंटम। हाउएवर डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ग्रेटर देन, दोनों लाइंस के बीच में जो इंक्रीमेंटल लाइंस बनती है एक और दो इंक्रीमेंटल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होता है इन सेल्यूलर सीमेंटम आप देखोगे तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना है कंपैरेटिवली, और ये इंडिकेट करता है कि सेल्यूलर सीमेंटम, दिस इंडिकेट कि सेल्यूलर सीमेंटम है। अगर आप इंक्रीमेंटल पैटर्न देख रहे हो सीमेंटम, अगर आपने सीमेंटम एनालिसिस किया, आपने उसका सेक्शन देखा और आपने देखा कि अगर वो सीमेंटम में जो इंक्रीमेंटल लाइंस हैं और इंक्रीमेंटल लाइंस के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है, अगर वो स्पेस ज़्यादा है दैट मीन्स वो हमारी सेल्यूलर सीमेंटम है। आई होप यू गेट इट, दैट मीन्स सेल्यूलर सीमेंटम है वो। ये इंडिकेट करता है कि दिस इंडिकेट्स डिपॉजिटेड एट फास्टर एज कम्पेयर टू, क्योंकि स्पेस दैट मीन्स उनका थोड़ा फास्टर डिपोजिशन हो रहा है, फास्टर डिपॉजिट होता है एज कम्पेयर टू द सेल्यूलर सेल्यूलर टाइप अ थिन लेयर ऑफ यूसोनिक मटेरियल ऑफ बोथ द सेल्यूलर ए सेल्यूलर सीमेंटम। और जो ये इंडिकेट करता है ऑफ सेल्यूलर टाइप जो फास्टर होता है कंपेरेटिवली सेल्यूलर से, हाउएवर एंड थिन लेयर ईओसिनोफिलिक मटेरियल की जो है वो हमारी कवर करती है सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर दोनों सीमेंटम को।
दिस रिप्रेजेंट करता है अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ सीमेंटम एंड इज कॉल्ड सीमेंटो टिश्यू। जैसे हमने डेंटिन में इंटरग्लोबुलर डेंटिन देखा था ना, इसमें हमको सीमेंटो टिश्यू देखने को मिलता है। दिस रिप्रेजेंट एक अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स बन जाता है ऑफ सीमेंटम एंड इज कॉल्ड, इसको हम सीमेंटो टिश्यू बोलते हैं। देखिए दीज आर द इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ द सॉल्टर, बहुत सिंपल डायग्राम है। दिस इज द डेंटिन, दिस इज द, इधर आप देख सकते हैं दिस इज द डेंटिन, दिस इज द ये होपवेल लेयर, ये वाली इस टोम्स ग्रैनुलर लेयर है ये। फिर टोम्स ग्रैनुलर लेयर के बाद हमारे पास जो स्पेस आते हैं ये वाली कहते हैं हाईलाइन लेयर ऑफ होपवेल स्मिथ, हाईलाइन लेयर ऑफ होपवेल स्मिथ। और उसके अलावा हमारे पास इधर इधर ये सारी जो लाइंस हमने कर्व लाइंस बनाई हैं, सो दीज आर द सीमेंटम। तो सीमेंटम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ सॉल्टर, दीज आर द इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ सीमेंटम। और ये इसमें जो लाइन ये जो है बेसिकली इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ सॉल्टर रिप्रेजेंट है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, so the next question we have is the theories of dentinal sensitivity। तो dentinal sensitivity की theories क्या क्या है, तो theories of the dentinal sensitivity, this question we asked in the second internal examination। so which are the theories of the dentinal sensitivity। तो dentinal sensitivity की theories का मतलब क्या है कि जो nerves जो है जो एंटर कर रही है डेंटिन में, लाइक डेंटिन में हमको पता है डेंटिन में जो nerves जाती हैं वो एक्सटेंड नहीं करती है बियॉन्ड द टू थर्ड ऑफ द डेंटिन, डेंटिन के जो 2/3 है उसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करेगी। और डेंटिन का जो स्टिमुलेशन है बाय द कोई भी एजेंट्स है, जैसे पेन हो गया, ये जैसे कोई भी लाइक इसको हम क्या बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी आपको पता नहीं क्या होना चाहिए, दैट मीन्स द स्टिमुलेशन ऑफ डेंटिन बाय एनी एजेंट। डेंटिन जो है कोई भी एजेंट आया, सपोज पेन आया, फिर आपको दर्द जैसा कोई सेंसेशन हुआ, कोई भी आपको जैसे ना बोलते हैं आपके दांतों में झंझनाहट है, दैट इज फेमस सेंसोडाइन एड। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज बेसिकली द डेंटिन स्टिमुलेट हो रहा है बाय एजेंट, कोई भी एजेंट है जैसे पेन सेंसेशन, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो जो थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है सेंसिटिविटी आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स। क्या करते किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स, किस आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ नर्व, जिनको हम डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी भी बोलते हैं, डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी। और ड्यू टू इनवर्ड आउटवर्ड सिंड्रोम एंड फ्लूइड द नर्व एंड दैट इज हाइड्रोडायनामिक थ्योरी। और ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस दैट इज द ट्रांसडक्शन थ्योरी। सो विच आर द थ्योरीज, तो ये हमारी डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी है, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी, हाइड्रोडायनेमिक। तो रिपीट विद मी, सो दीज आर द हाइड्रोडायनेमिक, these theories are the direct neural theory, direct neural stimulation theory, hydrodynamic theory। so the theories are direct neural theory, hydrodynamic theory and the transduction theory। so we get the three theories, direct neural theory, hydrodynamic theory and the transduction theory। so direct neural theory what says, according to this direct neural theory, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नर्व फाइबर जो हैं जो डेंटिन के अंदर होते हैं वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होते हैं बाय मैकेनिकल थर्मल। कोई भी अब मान लो अपने आइसक्रीम का कोई ठंडी कोई मैकेनिकल थर्मल टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर का स्टिमुलाया गया है, कोई मैकेनिकल है, कोई तेज़ चीज़ आई है उस पर, कोई केमिकल आया या कोई मैकेनिकल, डायरेक्टली जाते हैं डेंटिना डायरेक्टली स्टिमुलेट होकर, कोई भी मैकेनिकल केमिकल या फिर थर्मल स्टिमुला आता है तो वो डेंटिन पे डायरेक्ट जो नर्व फाइबर जो हैं वो डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाते हैं डेंटिन में। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो व्हेन डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, इससे क्या होगा, डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा और द स्टिमुला जो है वो स्टिमुलेट करेगा कि नर्व फाइबर जिनकी वजह से पेन आता है हमको। सो ये है डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी। डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि कोई डायरेक्ट जो ये फैक्टर्स हैं आपके, जैसे आपका हो गया मैकेनिकल फैक्टर, थर्मल फैक्टर हो गया, केमिकल स्टफ हो गया, तो ये वाले जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपका डायरेक्ट नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और ये नर्व स्टिमुलेट जो है डेंटिन में जो नर्व जा रहे हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्टली। और जब ये इसकी वजह से कि स्टिमुलेट किया उन्होंने तो डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको पेन का सेंसेशन होता है। यह डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी। उसके बाद डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी के बाद हमारे पास कौन सी थ्योरी आती है, विच वी हैव द हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी क्या कहती है, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि सेंसिटिविटी ऑफ डेंटिन इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल। डेंटिन में सेंसिटिव किस वजह से होती है कि डेंटिनल जो फ्लूइड मूव करता है ना, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड डेंटिनल ट्यूब्यूल। अब एक्चुअली हमें पता है डेंटिन इज मेड अप ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल, तो डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर भी जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो डेंटिनल फ्लूइड के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जो मूव करता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल। जब
जब डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, सपोज डेंटिन बाहर आया, डेंटिन एक्सपोज हो गया, तो मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड जो है वो एक प्रेशर चेंज करता है। डेंटिन एक्सपोज हो गया तो फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो प्रेशर चेंज करता है, दैट जो, और वही प्रेशर चेंज मतलब प्रेशर एक तरह अल्टीमेटली एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फ्लूइड की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यही प्रेशर जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है नर्व एंडिंग को। ये प्रेशर से नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट, और नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट, दैट मीन्स अल्टीमेटली पेन का सेंसेशन हमको मिला। तो ये हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी कहती है हमारे पास डायरेक्ट न्यूरल थ्योरी देखे लिए, जो हमारे डायरेक्ट ये जो स्टिमुलाई है वो नर्व पे एक्ट किए, जिसकी वजह से हमें डेंटिन एक्सपोज हुआ और पेन का सेंसेशन मिला। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी। हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि डेंटिन जो है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का बना होता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है डिफरेंट फ्लूइड्स वगैरह है। जैसे सपोज अगर डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा तो ये जो फ्लूइड्स वगैरह हैं ये वाली जो है वो एक प्रेशर चेंज जो है वो एग्जर्ट करेंगे। किस पे एग्जर्ट करेंगे? दे एग्जर्ट अ प्रेशर चेंज विच इज़ ऑन द नर्व, और नर्व पे प्रेशर चेंज एग्जर्ट करने के बाद नर्व जो है स्टिमुलाई देगा और हमको अल्टीमेटली पेन का सेंसेशन होगा। कि फिर उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी थ्योरी, दिस इज ट्रांसडक्शन। एक हमने देखी द थ्योरी है डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी, देन हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, एंड देन वी हैव द ट्रांसडक्शन थ्योरी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आप वीडियो से ही मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, मैं जो आपको डिस्कस कर रही हूँ, जो चीज़ें क्वेश्चंस वो आपके साथ के साथ ही याद हो जाए। ऐसा नहीं है आपको लाइक अभी आपने पढ़ लिया और कुछ टाइम बाद ऐसा लाइक यू कम्प्लीटली फॉरगेट व्हाट द हेल इट वाज। सो लाइक आपको साथ के साथ ही याद हो जाए, दैट्स माई पर्पस। सो आपने देखा दैट इज डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी। आपको याद हो रहा है ना एक तो डायरेक्ट कौन सी थ्योरी देखी, एक तो डायरेक्ट न्यूरल मैकेनिज्म थ्योरी। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट स्टिमुलेशन में स्टिमुलस वगैरह आए। फिर हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी आई। क्यों हाइड्रोडायनेमिक? क्योंकि वो फ्लूइड के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे पास तीसरी थ्योरी कौन सी? तीसरी थ्योरी हमारे पास है ट्रांसडक्शन थ्योरी। ट्रांसडक्शन थ्योरी क्या करती है? ये प्रपोज करती है कि सेंसिटिविटी ऑफ डेंटिन की जो सेंसिटिविटी है ना डेंटिन में जो हमारी सेंसिटिविटी हुई है इज कॉज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई है अब नर्व की वजह से, नर्व पर स्टिमुला आया तो किससे क्या हुआ कि जो स्टिमुला है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, स्टिमुला आया, स्टिमुला कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड इज ओडोंटोब्लास्ट। स्टिमुला आया, नर्व पे स्टिमुला आया, आप क्या करेंगे? ओडोंटोब्लास्ट जो है वो नर्व के जो ये स्टिमुला को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो विच आर लोकेटेड इन द पल्प। ओडोंटोब्लास्ट जो इसको उसमें करते हैं तो विच आर लोकेटेड इन द पल्प। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं नर्व फाइबर्स को और डेंटिन विद इन द डेंटिन लीडिंग टू द सेंसेशन ऑफ पेन। सो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से हमारा पेन सेंसेशन आ रहा है। तो ये थ्योरी प्रपोज करती है कि डेंटिन की सेंसिटिविटी किस वजह से होती है? ड्यू टू स्टिमुला ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ स्टिमुला। जो स्टिमुला है लाइक आपको सपोज आपका कोई भी स्टिमुला है, क्या स्टिमुला है? लाइक आपने आप उसको आपका टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर है, आपने कुछ ठंडा बहुत ठंडी या बर्फ़ के आपने मतलब आइसक्रीम खा ली सपोज। तो क्या हुआ? स्टिमुला आया, स्टिमुला अब जो आया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। आप क्या करेगा? ओडोंटोब्लास्ट जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं नर्व फाइबर के पास। हमें पता है नर्व, जैसे हम एएनएम से पढ़ते हैं तो नर्व मसल फाइबर, तो नर्व फाइबर के पास जाते हैं। उसके बाद नर्व फाइबर से ये कहाँ जाते हैं? हमारे पास किसी मसल में नहीं जाते, नर्व पे आने के बाद ये जाते हैं हमारे डेंटिन पे, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल आया है जिसकी वजह से आपको पेन का सेंसेशन होता है। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम गोना सेइंग यू। दैट इज डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन थ्योरी डायरेक्ट ही आया। फिर आया हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी जिसमें हमारे डेंटिन में जो फ्लूइड है उसका रोल आता है। फिर आता है ट्रांसडक्शन थ्योरी। ट्रांसडक्शन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो स्टिमुला होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करा, जो वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो बन जाते हैं ओडोंटोब्लास्ट एंड जो पल्प में होते हैं, और देन ट्रांसमिटेड टू नर्व फाइबर विद इन डेंटिन, जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन होता है। ये हमारा क्वेश्चन कवर हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड इंटरनल पेपर, का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइन द फॉलोइंग। आपको बताने हैं ग्रूव क्या होता है, कस्प क्या होता है, सिंगुलम क्या होता है, फोसा क्या होता है, पिट क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डी ए जो है लाइक डी एच तो आपके ऑल ओवर द सब्जेक्ट है। डी एच जो है लाइक आपको इफ यू फॉरगेट देन इट्स ओके, बट डी ए जो है वो आपको याद रखना है। जो डेंटल एनाटॉमी है, तो डेंटल एनाटॉमी वाला जो पार्ट है वो आपको याद रखना है। तो क्या होता है कि ग्रुप्स, तो आप देखते हैं ग्रुप्स।
सो ग्रूव क्या होते हैं? ग्रूव एक शैलो नैरो डिप्रेशन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ। कहाँ होते हैं? ये शैलो नैरो डिप्रेशन होते हैं जो हमको टूथ के सरफेस पे देखने को मिलता है। लाइक आप दांत का सरफेस देखोगे तो वो थोड़े आपको मतलब ऐसे डीप नहीं होते, शैलो ही होते हैं। शैलो थोड़े थोड़े डिप्रेशन देखने को मिलता है, जैसे हमने ऑक्लूजल सरफेस पे देखते हैं ना, थोड़े थोड़े ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा गड्ढे जैसे, थोड़े लाइक लाइनिंग जैसे। तो ग्रूव क्या होता है? शैलो नैरो डिप्रेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ। ये टिपिकली लोकेटेड बिटवीन द कस्प। जो कस्प होते हैं ना, कस्प के बीच बीच में। कस्प कैसे बना है हमने? ग्रूव जो एरिया आ रहा है ग्रूव से, तो हमारे कस्प जो बने थे हमने उसमें कार्व जब करते हैं हम लोग। सो कस्प और रिजेस एंड सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टूथ का सरफेस। फिर आता है कस्प। कस्प क्या होता है? कस्प एक पॉइंटेड या राउंडेड एलिवेशन होता है च्यूइंग सरफेस पे। मतलब जो आपका ऑक्लूजल सरफेस होता है, तो ऑक्लूजल हो गया, या फिर आपका इंसाइजर, तो मतलब इंसाइजर पे तो नहीं आता, जो आपके ऑक्लूजल सरफेस होते हैं, तो इंसाइजर तो ऑक्लूजल सरफेस पे आपके च्यूइंग तो एक या फिर आपका पॉइंटेड एलिवेशन होता है या राउंडेड एलिवेशन होता है टूथ पे। ये टिपिकली लोकेटेड होता है द सेंटर ऑफ टूथ सरफेस। कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेंटर ऑफ द टूथ सरफेस। टूथ का जो सरफेस, दांत का सरफेस है, वहाँ पे लोकेट होता है, उसके सेंटर में होता है। और किस लिए काम आता है? कस्प जो है हमारे बाइटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे सिंगुलम, सिंगुलम हमने देखा था, सिंगुलम हमने इंसाइजर में भी देखा था। तो सिंगुलम, इंसाइजर और क्या होता है? सिंगुलम जो है वो स्मॉल राउंडेड एलिवेशन होता है जो लोकेटेड होता है लिंगुअल फिर टंग फेसिंग सरफेस ऑफ द टूथ, जो आपको टंग की तरफ सरफेस का है लिंगुअल साइड। तो सिंगुलम स्मॉल राउंडेड एलिवेशन है जो लिंगुअल साइड प्रेजेंट होता है, तो हमारे लेवियल साइड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द इंसाइजर एज। टिपिकली ये फाउंड होता है इंसाइजर्स और कैनाइंस में एंड कैन एड इन स्पीच एंड एस्थेटिक्स। ये कहाँ देखने को मिलता है? टिपिकली इट इज़ फाउंड इन इंसाइजर्स एंड कैनाइंस। इंसाइजर्स और कैनाइंस में देखने को मिलता है सिंगुलम। और किस लिए हेल्प करता है? हमारे बोलने में हेल्प करता है सिंगुलम। आपका लाइक एक पर्टिकुलर दांत की शेप आती है ना, और जो इसका क्या रोल है? सर ये हम सिंगुलम बना रहे हैं हमारा जो स्पीच है, लेकिन इसका एक्चुअली सिंगुलम का रोल भी होता है। सिंगुलम का रोल होता है टू एड इन स्पीच एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में भी हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है फोसा। फोसा क्या होता है? फोसा जो है हमारे शैलो कॉनकेव एरिया होता है टूथ के सरफेस पे। जैसे हमने बोले ग्रूव बोले, तो ग्रूव शैलो नैरो कॉनकेव, शैलो नैरो एयर सरफेस होते हैं जो मतलब जो कस्प और रिजेस के बीच में होते हैं। लेकिन जो फोसा होते हैं हमारे, फोसा जो है लोकेटेड होते हैं प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस, एडजेसेंट टूथ सरफेस। जो प्रॉक्सिमल होते हैं ना, मीजियल डिस्टल सरफेसेस, तो वहाँ पे होते हैं फोसा। तो टिपिकली लोकेटेड ऑन द प्रॉक्सिमल जो एडजेसेंट टूथ सरफेस है, लाइक मीजियल डिस्टल हो गया, या लेबियल लिक्वल हो गया, ऐसे होगा, ऐसे देखने को मिलेगा आपको। तो सरफेस ऑफ द टूथ जो है एंड इज यूज फॉर द बाइटिंग एंड चूइंग फूड। फोसा जो है, फोसा एंड इज यूज फॉर द बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग और चूइंग में काम आता है फोसा। उसके अलावा हमारे पास लास्ट बचता है दैट इज पेट। पेट क्या होता है? पेट एक स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन है सरफेस ऑफ टूथ पर। आप दांत देखोगे तो दांत के सरफेस पे एक छोटा सा डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो पेट स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन जो प्रेजेंट होता है टूथ के सरफेस पे। तो व्हाट इज पेट? तो पेट इज ए स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्मॉल टूथ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है सर्कुलर सा डिप्रेशन। और ये टिपिकली लोकेटेड होता है ऑन द ऑक्लूजन चूइंग सरफेस, हमारे ऑक्लूजल सरफेस पे देखने को मिलता है पेट। और एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द एमरजेंस ऑफ टूथ कस्प। और इससे क्या होता है? टूथ कस्प निकलता है, पेट जो है लोग बोलते हैं ना छोटा सा गड्ढा, और इससे हमारे टूथ कस्प डेवलप होता है। तो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एमरजेंस ऑफ टूथ कस्प। जो टूथ कस्प का एमरजेंस होता है इसी वजह से होता है। सो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एमरजेंस ऑफ द टूथ कस्प। सो दिस इज ओवर। तो यहाँ पे हमने सेकेंड इंटरनल का पार्ट 2 भी कर लिया, जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 4, 5, 6। प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसके साथ ही हमारे जैसे हमारे एनाटॉमी के फर्स्ट इंटरनल के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए, सेकेंड इंटरनल के अपलोड कर दिए, फिजियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के अपलोड कर दिए, सेकेंड ईयर के कर दिए। अभी हमारे पीयूसी अभी हमारे लाइक DA/DH में भी फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल के क्वेश्चंस मैंने अप्रूव कर दिए। मतलब सेकेंड इंटरनल के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए। तो आई विल जस्ट अपलोड द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑफ पीयूसी में मैंने बायोकेम का अपलोड किया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी वीडियोस मैं आपको बोल रही हूँ आप जाके देख सकते हैं। दिस कम्प्लीटली स्पून फीडिंग कंटेंट, और ये उनके लिए तो और ज़्यादा यूजफुल है, लाइक जो अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं। और बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वही रिपीट होता है, तो आपके लिए लाइक बहुत ही ईजी वे हो गया। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट लाइक बोलते ना, आप केवल एग्जाम से पहले ऐसे नहीं आके पूरी बुक नहीं खोल रहे, आप जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हो। तो थोड़ा इसी जगह, और इसमें आपको आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझको टेक्स्ट कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा नीचे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ऑलवेज देती हूँ आंसर योर क्वेरीज। ऑल्सो यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टा की ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ऑल्सो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है इंस्टाग्राम की ID। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।